हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर एबॉर्शन को। एबॉर्शन क्या होता है, एबॉर्शन के कोजेज़ क्या क्या होते हैं, एक्चुअली में एबॉर्शन का क्या मीन्स होता है, एबॉर्शन के क्या क्या कोजेज़ होते हैं, एबॉर्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप से एबॉर्शन हो सकता है और उनका क्या क्या मैनेजमेंट होता है, वो अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्टली सेशन आपने देखे होंगे, हम डिस्कस करते हैं, डेली अप टू डेट सेशन आपको अवेलेबल करवाते हैं बीपीसी सीएचएन के रिगार्डेड या सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड और सीएचओ ट्रेनिंग के रिगार्डेड। तो उम्मीद है सारे सेशन आप कंटिन्यूसली ले रहे होंगे। डेली अप टू डेट जो सेशन आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं उन सबको आप पढ़ रहे होंगे। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है, एबॉर्शन का एक्चुअल मीन क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के कितने दिन बाद, कितने टाइम तक अगर फीटस हैं डेड हो जाता है, फीटस हैं एक्सपेल्ड आउट हो जाता है तो उसको अबॉर्शन कहेंगे। तो पूरी जानकारी लेंगे एक इनिशियल पॉइंट से, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपन समझेंगे कि एक अबॉर्शन कब से स्टार्ट हो जाता है, अबॉर्शन कब होता है, कितने टाइम पीरियड में अबॉर्शन हो जाता है, या कितने टाइम पीरियड में जो फीटस हैं, जो एम्ब्रियो हैं डेड हो जाता है और वेजाइना के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाता है तो उसको अबॉर्शन कहेंगे। किसको अपन मिसकैरेज कहेंगे, किसको अबॉर्शन कहेंगे, उनके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, साथ ही उनका क्या क्या मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से ये प्रोसेस चलती है, किस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू होती हैं, तो पूरा जानेंगे इस सेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे और कंटिन्यू सेशन आप पढ़ते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि सभी तक ये सेशन पहुँच सके, सभी को इनके रिगार्डेड बेनिफिट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम सेकंड पेपर के रिगार्डेड डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर हमने सेकंड पेपर के रिगार्डेड फर्स्ट ब्लॉक हम डिस्कस कर रहे थे जीआईटी सिस्टम। उसके बाद हम थर्ड ब्लॉक के रिगार्डेड डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, जिसके अंदर स्पेशली एबॉर्शन के रिगार्डेड डिस्कस कर रहे हैं। तो एबॉर्शन क्या होता है, उम्मीद है फ्रेंड्स आप सबको पता होगा एबॉर्शन के रिगार्डेड, क्योंकि आपने जब आप नर्सिंग कर रहे थे, जब आप नर्सिंग थे एकेडमिक सेशन में थे, उसके अंदर काफ़ी बार आपने इसके रिगार्डेड पढ़ा होगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। और ऐसी उम्मीद है कि आपको बीपीसी सीएचएन के रिगार्डेड यानी सीएचओ ट्रेनिंग के रिगार्डेड भी ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कम्प्लीटली जानेगा, कम्प्लीटली देखिएगा और कम्प्लीटली समझिएगा कि अबॉर्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट होता है। सबसे फर्स्ट वन में इसका इंट्रोडक्शन आपको बताऊँ तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूँ एबॉर्शन क्या होता है, तो एबॉर्शन के रिगार्डिंग मान के चलिए कोई फीमेल है, मान के चलिए, समझ के चलिएगा, केवल मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल जनरल पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया है तो काफ़ी अच्छी तरीके से मान के चलिए ये पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिएगा कोई ये लेडी है, सपोज कीजिएगा कोई ये लेडी है और इसने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, कोई ये लेडी है और इसने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, और प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती हैं, आप सबको पता है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, यानी जो भी जाइगोट और स्पर्म है मिली, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही इसने प्रेगनेंसी कंसीव की, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद टाइम टू टाइम इस जो कंसीव की प्रेगनेंसी है उसके अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से आगे, इस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टार्ट हो जाती है 7 डेज, फिर 28 डेज, फिर आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पूरे 9 मंथ तक इसके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। आप सबको पता है एक डेवलपमेंटल स्टेजेस आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बहुत ही जल्दी वो भी पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी, बने रहे। अभी अपन पढ़ रहे हैं एबॉर्शन। तो एबॉर्शन के रिगार्डेड नॉर्मली फ्लो में आपको बता रहा हूँ कि एक लेडी है, लेडी ने अभी प्रेगनेंसी कंसीव की है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद इसके अंदर जो भी प्रेगनेंसी कंसेप्चुअल जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद वो एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो के बाद वो फीटस बन जाता है, इस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर जो प्रेगनेंसी हुई है, जिस लेडी ने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, अगर उसके अंदर ऐसी प्रोसेस होती हैं, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, कैसे भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट हैं, जो कि कंसेप्चुअल प्रोडक्ट हैं या कंसेप्चुअल प्रोडक्ट को अपन यहाँ पर एम्ब्रियो मानकर चलते हैं कि जो एम्ब्रियो है या फिर जो फीटस है, अगर 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले, अगर 22 वीक गेस्टेशन से पहले, 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले अगर ये एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, डेड हो जाता है, डेड होकर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है थ्रू द वेजाइना,
थ्रू दी वेजाइना अगर ये एक्सपेल्ड आउट हो जाता है तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। मैंने कहा है कि कोई लेडी है, लेडी ने अभी क्या किया है, प्रेगनेंसी कंसीव किया है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यानी कि कंटिन्यूसली उसके अंदर डेवलपमेंट होने लगता है, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। अगर अब एम्ब्रियो है 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले, 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले अगर एम्ब्रियो है, वेजाइना के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, वेजाइना के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाता है 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले, दैट कंडीशन इज नोन एज एबॉर्शन। दैट कंडीशन इज नोन एज एबॉर्शन। और इसके अलावा कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पर आपको याद रखने होंगे। क्या कहा अपने कि कोई लेडी ने प्रेगनेंसी कंसीव किया, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद 22 वीक ऑफ गेस्टेशन में या इससे पहले ही लेडी के अंदर जो प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, वो क्या हो गया है, एक्सपेल्ड आउट हो गया है थ्रू दी वेजाइना, तो उस कंडीशन को अपन ने एबॉर्शन कहा। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पर आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया, फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पर कंप्लीट हो गया है कि 22 वीक ऑफ गेस्टेशन। काफ़ी सारी बुक्स के अंदर ये 28 वीक्स भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पीरियड ऑफ वाइबिलिटी होता है, तो पीरियड ऑफ वाइबिलिटी अपन 22 को यहाँ पर एक आइडियली मानते हैं, यानी 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले अगर जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है यानी एम्ब्रियो और फीटस है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है थ्रू द वेजाइना, दैट नोन एज एबॉर्शन। लेकिन एक कंडीशन और यहाँ पर याद रखनी है, अगर फीटस का, अगर एम्ब्रियो का, अगर कंसेप्चुअल प्रोडक्ट का वेट लेस देन 500 ग्राम है, लेस देन 500 ग्राम है या इससे कम है, अगर वो एक्सपेल्ड आउट होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एबॉर्शन। तो दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन, एबॉर्शन हो रहा है, इट मीन्स जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले एक्सपेल्ड आउट हुआ है और उसका वेट 500 या उससे कम ग्राम का है, दैट कंडीशन इज नोन एज एबॉर्शन। तो एबॉर्शन के अंदर दो क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं, दो कंडीशन आपको याद रखनी है। जो एक्सपेल हुआ प्रोडक्ट है यानी प्रेगनेंसी हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जो एम्ब्रियो है या फिर फीटस है उसका एक्सपल्सन हुआ है, उसका क्या हुआ है, एक्सपल्सन हुआ है। एक्सपल्सन किसके थ्रू होगा, वेजाइना के थ्रू होगा। एक्सपल्सन थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू एक्सपल्सन हो गया। लेकिन उसके अंदर दो कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन, एक्सपल्सन अगर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन हुआ है, 28 या 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले हुआ है, यानी 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले अगर एक्सपल्सन हुआ है, उसके साथ ही अगर फीटस या एम्ब्रियो या फिर जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसका वेट 500 ग्राम या उससे कम का है, अगर वो एक्सपेल्सन हो गया है, उसका एक्सपल्सन हो गया है, दैट कंडीशन इज नोन एज एबॉर्शन। आई थिंक क्लियरली आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि एबॉर्शन किसको कहा है। एबॉर्शन देखिए किसको कहा है, जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, उसका वेट है कितना, 500 से कम है, 500 ग्राम से कम है और 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले ही अगर एक्सपल्सन होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अबॉर्शन कहते हैं। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी और दो पॉइंट आपको याद रखने हैं और ये दो पॉइंट ही आपको इस डेफिनेशन में याद रखने हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब देखिए ये तो मैंने बताया अपने हिसाब से, एक नॉर्मल अपनी भाषा में बताया, लेकिन हमें क्या है, सब्जेक्टिव पेपर देना है तो थ्योरेटिकल भी वहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव डेफिनेशन भी वहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी। तो वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट वन यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक्सपल्सन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और फीटस यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, यानी जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, जैसे कि मान के चलिए प्रेगनेंसी, लेडी ने प्रेगनेंसी कंसीव की, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी होगी, यानी वो एम्ब्रियो या फीटस हो सकता है, एम्ब्रियो या फिर फीटस हो सकता है, उसका एक्सपल्सन हो गया है, यानी एक्सपल्सन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस, वेट अबाउट 500 ग्राम,
और लेस, यानी उसका वेट कितना है 500 ग्राम या उससे कम है अकॉर्डिंग टू WHO। WHO ने इसको डिफाइन किया है कि अगर अबॉर्शन हो रहा है तो अबॉर्टस जो है यानी अब जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसका वेट कितना होता है 500 ग्राम या उससे कम होता है। काफ़ी सारी बुक्स में 100 ग्राम भी है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, 500 ग्राम आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी एक्सपल्सन हुआ है एम्ब्रियो और फीटस का जिसका वेट 500 ग्राम है या उससे कम है, लेकिन ध्यान रहे बिफोर 22 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले ही, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले ही अगर फीटस का एम्ब्रियो का एक्सपल्सन हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एबॉर्शन। आई थिंक क्लियरली अब समझ में आ गया होगा, जो बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एम्ब्रियो और फीटस का एक्सपल्सन हो रहा है थ्रू द विजाइना बिफोर 22 वीक ऑफ जेस्टेशन या पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, वेट अबाउट 500 ग्राम और लेस देन दैट नोन एज एबॉर्शन। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फीटस या एम्ब्रियो का एक्सपल्सन हुआ है थ्रू द विजाइना और अगर जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसका वेट है 500 ग्राम या उससे कम, और किस पीरियड से पहले एक्सपल्सन हुआ है, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले, यानी 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले ही एक्सपल्सन हुआ है, दैट कंडीशन इज नोन एज एबॉर्शन। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा एबॉर्शन क्या होता है। एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, उससे और ज़्यादा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अबॉर्शन इज डिफाइंड एज ए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाना, बिफोर द फीटस बिकम वाइबल, किसके पहले प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाना, वाइबिलिटी से पहले, यानी फीटस वाइबल होने से पहले ही अगर टर्मिनेट हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है कब, जब फीटस वाइबल भी नहीं हुआ है, और वो वाइबिलिटी पीरियड कितना होता है 22 वीक ऑफ जेस्टेशन, या फिर वेट ऑफ फीटस इज लेस देन 500 ग्राम। अगर फीटस का वेट है 500 ग्राम है और अगर फीटस वाइबल होने से पहले ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है तो उस कंडीशन को कहते हैं एबॉर्शन। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एबॉर्शन मीन्स डायरेक्टली ये होता है कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेट हो जाना, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाना बिफोर द 22 वीक ऑफ जेस्टेशन और वेट अबाउट लेस देन 500 ग्राम ऑफ फीटस, दैट कंडीशन इज नोन एज एबॉर्शन। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि एबॉर्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है, प्रोडक्ट ऑफ एबॉर्शन, प्रोडक्ट ऑफ अबॉर्शन इज नोन एज एबॉर्टस। कंपिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंपिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रोडक्ट ऑफ एबॉर्शन नोन एज एबॉर्टस होता है, ठीक है। एम्स एग्जाम में भी ये पूछा हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखें, जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं उनको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन का जो प्रोडक्ट है या अबॉर्शन हुआ जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एबॉर्टस। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके इटियोलॉजी क्या है, इसके कारण क्या क्या हैं, क्या क्या कारण है कि अबॉर्शन होता है। सबसे फर्स्ट वन इसका कारण हम देखें तो जेनेटिक कोज या जेनेटिक फैक्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमनली जो कोज देखने को मिलते हैं एबॉर्शन के रिगार्डेड, तो वो देखने को मिलते हैं जेनेटिक फैक्टर। सबसे ज़्यादा जो रिस्क होते हैं वो जेनेटिक फैक्टर ही होते हैं, यानी सबसे और मोस्ट कॉमन कोज की अपन बात करें, एक अबॉर्शन के अंदर मोस्ट कॉमन कोज की अपन बात करें तो वो होते हैं, क्या होते हैं, जेनेटिक फैक्टर। यानी जेनेटिक फैक्टर सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं एबॉर्शन के रिगार्डेड। याद रखें 50% कोजेज और रेस्पॉन्सिबल होते हैं एबॉर्शन के रिगार्डेड, कौन, जेनेटिक फैक्टर। और जेनेटिक फैक्टर के अंदर भी जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, क्या होती हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। जिसके अंदर भी अपन बेसिकली बात करें तो ट्राइसोमी ऑफ 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइसोमी किसके अंदर ट्राइसोमी हो जाना, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर ट्राइसोमी हो जाना, ये भी मोस्टली देखा गया है, मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा पाया गया है कि जिसके अंदर अबॉर्शन हुआ है उसके अंदर ट्रिपल या ट्राइसोमी
ऑफ 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ये भी माना गया है। उसके अलावा पॉलीप्लॉइडी भी इसके अंदर माना गया है, लेकिन बेसिकली आप ज़्यादा याद नहीं रखिए, इतना ही याद रखें कि जेनेटिक फैक्टर जो कि सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं एबॉर्शन के रिगार्डेड। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, नेक्स्ट कॉजेटिव फैक्टर के अंदर अपन बात करें तो नेक्स्ट कॉजेटिव फैक्टर है जो कि ये भी काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर। एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर जो कि 10 to 15% रेस्पॉन्सिबल होते हैं, 10 to 15%, यानी कह सकते हैं जेनेटिक फैक्टर के बाद सेकंड जो मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है वो होता है एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर। एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर के अंदर अगर अपन बात करें तो एक एलपीडी करके आता है। एलपीडी मतलब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट ये भी कोजेज माना जाता है एबॉर्शन का। इसके कारण इसमें क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी डेफिशिएंसी हो जाने के कारण से, उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाने के कारण से एबॉर्शन कोज हो जाता है। किसके अंदर बात करें अपन, एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर के अंदर। तो एलपीडी यानी ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के अंदर इसके अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, जिसके कारण से एबॉर्शन कोज हो जाता है, ठीक है, याद रखिए। उसके अलावा इसके अंदर मेटाबॉलिक की अपन बात करें तो हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म जो होती है, थायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन का कम सिक्रेट होना या ज़्यादा सिक्रेट होना, यानी कह सकते हैं इसके अंदर भी बेसिकली जो थायरोक्सिन हार्मोन है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका या तो सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर TSH का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, ठीक है, यानी थायराइड हार्मोन का ज़्यादा अमाउंट हो जाना, थायराइड हार्मोन का कम अमाउंट हो जाना, यानी सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बढ़ जाना या फिर कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, दोनों ही कंडीशन एबॉर्शन को कोज कर सकती हैं। याद रखें, दोनों ही कंडीशन एबॉर्शन को कोज कर सकती है। उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो भी एबॉर्शन कोज करवा सकती है। तो बेसिकली आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कोजेटिव फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, ईटियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं एबॉर्शन की, जिसके अंदर हमने पहला कोजेज पढ़ा जेनेटिक फैक्टर जो कि 50% यानी सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद सेकंड मोस्ट हमने कहा है एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करें एनाटॉमिकल फैक्टर जो कि थर्ड नंबर पे है। एनाटॉमिकल फैक्टर जो कि थर्ड नंबर पे माने जाते हैं, जो कि 10 to 15% रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके रिगार्डेड, एबॉर्शन के रिगार्डेड। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फैक्टर हो सकता है, एक नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली आपने देखा होगा, सपोज कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए ये नॉर्मली ये फीटस है, ठीक है, नॉर्मली ये यूट्रस है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है नॉर्मली यूट्रस है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ये तो नॉर्मल है, अगर इसके अंदर बाइकॉर्नुएट यूट्रस आ जाए, ये नॉर्मल यूट्रस है, क्या है, ये नॉर्मल यूट्रस है। अगर ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस बन जाता है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस कैसे बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर इसी में मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर बाइकॉर्नुएट यूट्रस कैसे बनेगा, अगर यूट्रस के अंदर डबल माउथ हो जाता है, यहाँ से इस तरीके से डबल माउथ हो जाता है, यानी यूट्रस डबल माउथ हो जाता है इस तरीके से, तब भी एबॉर्शन हो सकता है। एक तो नॉर्मल यूट्रस मैंने बताया जिसके अंदर सिंगल माउथ है, लेकिन अगर बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो जाता है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस मतलब होता है कि यूट्रस के अंदर डबल माउथ हो जाना। डबल माउथ मतलब यहाँ से यूट्रस के अंदर ये जो डायफ्राम है फोल्डिंग हो जाना, यहाँ से इस तरीके से। देखिए समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको क्लियरली, एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं डायग्राम थोड़ा नीचे बना देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, तो यहाँ से इस तरीके से मैं डायग्राम आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ यहाँ से। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा इजीली। तो एक नॉर्मल यूट्रस है, ठीक है, ये नॉर्मल यूट्रस है, लेकिन अगर कॉर्नुएट यूट्रस बन जाता है, बाई कॉर्नुएट, बाई मतलब दो, लिखता हूँ मैं यहाँ पर, बाई कॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो जाता है, इट मीन्स ये नॉर्मल यूट्रस है, इसके अंदर अगर डबल माउथ यूट्रस हो जाता है इस तरीके से,
डबल माउथ यूट्रस हो जाता है तब भी एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एनाटॉमिकली डिस्टर्बेंस हुआ, स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस हो गया किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस अगर हो जाता है तो उसके अंदर से भी, उसके कारण से भी एबॉर्शन हो सकता है। उसके अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके अलावा ट्रिपल कॉर्नुएट यूट्रस हो सकता है। ट्रिपल कॉर्नुएट यूट्रस कैसे होगा कि एक माउथ तो ये हो गया, एक माउथ ये हो गया और यहाँ से यूट्रस यहाँ पे है और इस तरीके से यूट्रस हो जाता है। बाकी जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है, इसीलिए ये होता है। यानी यहाँ पर तो डबल माउथ हुआ था लेकिन यहाँ पर ट्रिपल माउथ हो जाता है, तो ट्राई कॉर्नुएट या ट्रिपल कॉर्नुएट यूट्रस भी इसका कोजेज माना जा सकता है। ठीक है, ट्रिपल कॉर्नुएट यूट्रस भी इसका कोजेज माना जा सकता है। उसके अलावा क्या कोजेज माना जा सकता है, उसके अलावा कोजेज माना जा सकता है, जस्ट मिनट एक बार देखिए। उसके अलावा क्या कोजेज माना जाता है कि यूट्रस है, लाइक हमने एक डायग्राम बनाया, इस तरीके से डायग्राम बनाया, एक बार फिर से आपको बना के दिखा देते हैं। इस तरीके से ये यूट्रस है, अगर इस यूट्रस के अंदर किसी भी टाइप से एडिशन हो गया है, मान के चले ये यूट्रस यहाँ से आकर इधर आकर इधर का पार्ट भी इधर आके ये से चिपक गया है, यानी एडिशन हो गया है, इनकम्प्लीट एडिशन ऑफ यूट्रस वॉल, यूट्रस वॉल के अंदर इनकम्प्लीटली एडिशन आ गया है, जुड़ाव आ गया है, एक दूसरे की जो दीवारें हैं, यूट्रस की दीवारें आपस में चिपक गई है, तो उस कंडीशन से भी एबॉर्शन हो सकता है। एनाटॉमिकल फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। और इस कंडीशन को कहते हैं यूटेराइन सिंकाइन। यूटेराइन लिखता हूं मैं, यूटेराइन सिंकाई, क्या कहते हैं इसको, यूटेराइन सिंकाई कहते हैं, जिसके अंदर यूट्रस इनकम्प्लीटली क्या हो जाता है, एडहेशन में आ जाता है, यानी आपस में जो यूट्रस की वॉल्स हैं, आपस में जो यूट्रस की वॉल्स है वो आपस में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, एडिशन उनके अंदर आ जाता है। इस कंडीशन को बोला जाता है यूटेराइन सिंकाई। क्या बोला जाता है, यूटेराइन सिंकाई बोला जाता है। आपस में चिपक गई है तो जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट हैं वो धीरे धीरे डेड हो जाएगा और एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी एबॉर्शन हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट एडिशन होता है, इनकम्प्लीट एडिशन होता है, लेकिन सेकंड कंडीशन में अपन कहें कि कंप्लीट एडिशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कंप्लीट एडिशन भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी एबॉर्शन हो जाता है। कंप्लीट एडिशन ऑफ कंप्लीट एडिशन ऑफ यूटेराइन वॉल दैट कोज द एबॉर्शन, यानी एक तो इनकम्प्लीट एडिशन होता है, दूसरा कंप्लीट एडिशन होने के कारण से भी क्या हो सकता है, कंप्लीट एडिशन होने के कारण से भी एबॉर्शन हो सकता है। उसके अलावा सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, ठीक है, याद रखें, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी भी क्या हो सकता है, एबॉर्शन का कारण बन सकता है। इसके अंदर क्या होता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी क्या होता है, याद रखें, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी मीन्स होता है फेलियर ऑफ रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स की पावर होती है, रिटेंटिव पावर, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो सर्विक्स की पावर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। तो पावर ऑफ सर्विक्स, पावर ऑफ सर्विक्स, कौन सी पावर ऑफ सर्विक्स, रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विस, याद रखें, रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विक्स है जो कि लॉस हो जाती हैं, या फेलियर ऑफ पावर ऑफ सर्विक्स या फेलियर ऑफ रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विक्स, कैसे भी आप बोल सकते हो। अगर सर्विक्स इनकम्पिटेंसी हो जाती हैं, सर्विक्स के अंदर जो पावर ऑफ रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विक्स होती हैं वो लॉस हो जाती हैं, वो फेल हो जाती है, तो उस कारण से भी एबॉर्शन हो सकता है। तो याद रखिए, कॉमनली मैंने 2-3 कोजेज इसके अंदर बताए एनाटॉमिकली फैक्टर के अंदर। एनाटॉमिकली फैक्टर के अंदर मैंने 2-3 कोजेज यहाँ पर बताए। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था बाइकॉर्नुएट, इसके अंदर फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था बाइकॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। सेकेंड वन मैंने बताया था यहाँ पर ट्रिपल कॉर्नुएट यूट्रस, ट्रिपल कॉर्नुएट यूट्रस, ठीक है, कॉर्नुएट यूट्रस। उसके अलावा यूटेराइन सिंकाइन मैंने बताया, क्या बताया, यूटेराइन सिंकाई ये बताया। उसके अलावा यूटेराइन सिंकाइन में इनकम्प्लीट एडिशन होता है यूटेराइन वाल का, और उसके बाद कंप्लीट यूटेराइन एडिशन, उसके अलावा बताया मैंने सर्विक्स या सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी ये बताया मैंने। तो ये सारे कोजेज हैं जो कि एनाटॉमिकली फैक्टर्स होते हैं जो कि एबॉर्शन कोज करवाते हैं। क्या क्या, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ट्रिपल कॉर्नुएट यूट्रस, यूटेराइन सिंकाई जिसमें इनकम्प्लीट एडिशन हो जाता है यूटेराइन वाल का, उसके बाद कंप्लीट एडिशन हो जाना जिसको कंप्लीट एडिशन को एसरमान सिंड्रोम कहा जाता है। उसके अलावा सर्वाइकल
इनकॉम्पिटेंसी हो जाता है, जिसके अंदर फेलियर ऑफ रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विक्स होता है, यानी जो रिटेंटिव पावर होती है सर्विक्स की वो फेल हो जाती है या कम हो जाती है या लॉस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी एबॉर्शन होने की संभावना होती है। तो ये भी मेजर कोजेज माने जाते हैं किसके, एबॉर्शन के। उसके बाद क्या क्या कोज माने जाते हैं, उसके अलावा इन्फेक्शन भी मेन कोज माना जाता है एबॉर्शन का, क्योंकि सेप्टिक एबॉर्शन भी आपने सुना होगा। इन्फेक्शन के कारण से भी, अगर इन्फेक्शन हो गया है लेडी को यूट्रस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है या फिर फीटस को इन्फेक्शन हो गया है, तब भी एबॉर्शन हो सकता है। तो 5% इसको भी कोज माना हुआ है, 5% इन्फेक्शन को भी कोज माना गया है। उसके अलावा क्या माना गया है, उसके अलावा कोजेज होते हैं इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी एबॉर्शन कोज करवा सकता है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी एबॉर्शन कोज करवा सकता है। कैसे करवा सकता है, आप सबको पता होगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। RH इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है उसके कारण से भी एबॉर्शन हो सकता है, या फिर यूट्रस के अंदर, फीटस के अंदर एक टाइप की एंटीबॉडी बन जाती हैं जिसको कहते हैं एंटी फीटल एंटीबॉडी। क्या कहते हैं इसको, एंटी फीटल एंटीबॉडी। अब एंटी फीटल एंटीबॉडी बन गई हैं तो यूट्रस जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेड होने लगेगा और ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो इस कंडीशन को भी, या इम्यूनोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनको भी एबॉर्शन का कारण माना जाता है। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में कैसे मानेंगे, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनको कैसे कोजेज मानेंगे, कि एक तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एयर पोल्यूशन है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर में मोस्टली क्या मानेंगे, पोल्यूशन, जितने भी टाइप के पोल्यूशन होते हैं, रेडिएशन भी माने जाते हैं। रेडिएशन से भी क्या हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, इसीलिए तो एक्सरे वगैरह करवाने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। तो पोल्यूशन के कारण से ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उनके कारण से भी क्या हो सकता है, उन सबके कारण से भी क्या हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है। उसके अलावा फाइनली लास्ट कोजेज है दैट पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में कैसे होगा एबॉर्शन, देखिए, अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर अल्कोहल कंजप्शन करती हैं तब भी एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी स्मोकिंग करती हैं तो उसके कारण से भी हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी की जो लाइफ स्टाइल है वो चेंजेज है तो उसके कारण से भी हो सकता है। आप सबने देखा होगा प्रेगनेंसी होने के बाद लाइफ स्टाइल चेंजेस हो जाती है, लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर एज अ कंसल्टेंट एडवाइस करता है कि आपको ये करना है, आपको घूमना है, वॉकिंग करना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको इस तरीके खाना खाना है, इस तरीके, तो लाइफ स्टाइल भी चेंजेस करनी होगी। तो लाइफ स्टाइल भी एबॉर्शन करवा सकती है। अल्कोहल कंजप्शन करती हैं लेडी तो भी हो सकता है, और स्मोकिंग करती हैं तब भी हो सकता है। तो ये बेसिकली कुछ कोजेज हमने पढ़े हैं एबॉर्शन के रिगार्डेड, कि एबॉर्शन के रिगार्डेड कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं। तो ये सारे कोजेज आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे मेजर कोज जो माना जाता है वो जेनेटिक फैक्टर माना जाता है, देन एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर माना जाता है, देन एनाटॉमिकल फैक्टर माना जाता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा बाइकॉर्निएट यूट्रस हो जाता है, ट्रिपल कॉर्निएट यूट्रस हो जाता है। उसके अलावा यूटेराइन सिंकाइन हो जाता है, कंप्लीट एडिशन ऑफ यूटेराइन वाल हो सकता है, या फिर सर्वाइकल कॉम्पिटेंसी होती है। उसके अलावा इन्फेक्शन भी कारण बन सकता है एबॉर्शन का। उसके साथ ही इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे, कि फीटस के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर, फीटस के अंदर क्या हो गया है, एक टाइप की एंटीबॉडी बन गई है ऑटोमेटिकली। कैसी बन गई है, एक टाइप की एंटीबॉडी बन गई है जिसको कहा जाता है एंटी फीटल एंटीबॉडी, जो कि क्या कर सकती हैं, फीटस को डेड कर सकती हैं और एबॉर्शन करवा सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जिसके अंदर मोस्टली जितने भी टाइप के पोल्यूशंस आते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। उसके अलावा पर्सनल फैक्टर्स के अंदर स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन हो सकता है, उसके अलावा रेडिएशंस हो सकते हैं, उसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उसकी लाइफस्टाइल हो सकती है। तो ये सब कारण बन सकते हैं एबॉर्शन के। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक के जो भी हमने पढ़ा है एबॉर्शन और अबॉर्शन के कोजेज वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आगे अपन टाइप पढ़ते हैं, टाइप ऑफ एबॉर्शन। आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एबॉर्शन। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा,
क्योंकि शेयर करने का आपको कुछ जाता नहीं है, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, केवल शेयर करना है ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। जैसे आपको बेनिफिट हो रहा है वैसे ही आगे भी सभी लोगों को बेनिफिट हो सके और वो भी इन क्लासेस को पढ़ सके, क्योंकि सभी के लिए ये क्लासेस बनाई जा रही है। मेरा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को लोग पढ़ें और सभी को इनका बेनिफिट हो सके। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टाइप ऑफ एबॉर्शन। तो टाइप ऑफ एबॉर्शन के अंदर मोस्टली 2 टाइप के एबॉर्शन हम देखते हैं। मोस्टली 2 टाइप के एबॉर्शन होते हैं जो कि आप सबको पता होगा। एक टाइप का एबॉर्शन होता है स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन, दूसरा होता है प्लान्ड एबॉर्शन। एक तो स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन होता है जो कि अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है। दूसरा होता है प्लान्ड एबॉर्शन या इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो कि करवाया जाता है। ठीक है, अब वो लीगली भी करवाया जाता है, इलीगली भी करवाया जा सकता है। तो बेसिकली 2 टाइप के एबॉर्शन होते हैं जो कि आपको समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ एबॉर्शन के अंदर अगर अपन बात करें तो एक टाइप का एबॉर्शन होता है जो कि सेल्फ अबॉर्शन कह सकते हैं या नेचुरल अबॉर्शन अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेचुरल अबॉर्शन कह सकते हैं या फिर मिसकैरेज अपन इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिसकैरेज अपन कह सकते हैं कि मिसकैरेज हो गया है। ठीक है, या फिर सेल्फ अबॉर्शन अपन इसको कह सकते हैं। दूसरा अबॉर्शन होता है जिसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं या फिर प्लान्ड अबॉर्शन कहते हैं। प्लान्ड करके एक प्लानिंग के थ्रू एबॉर्शन करवाया जाता है तो उसको प्लान्ड अबॉर्शन कहेंगे। तो बेसिकली 2 टाइप में अबॉर्शन होते हैं। फर्स्ट टाइप में अबॉर्शन होता है जिसको नेचुरल अबॉर्शन कह सकते हैं, मिसकैरेज कह सकते हैं या फिर सेल्फ अबॉर्शन कह सकते हैं या फिर स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन कह सकते हैं। उसके अलावा सेकंड टाइप का जो अबॉर्शन है उसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहेंगे या प्लान्ड अबॉर्शन कहेंगे या फिर क्रिमिनल अबॉर्शन अपन कहेंगे। बेसिकली नॉर्मल जानकारी इतनी है, बाकी अपन अप टू डेट आगे इसको कंटिन्यूसली पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप का अबॉर्शन, दैट इज स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन। और स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन का मीन्स आप सबको समझ में आता होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये अबॉर्शन होगा, या नेचुरल अबॉर्शन भी इसको कहेंगे और मिसकैरेज भी इसको कहेंगे। याद रखें, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को नेचुरल अबॉर्शन भी कहते हैं और मिसकैरेज भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ 5 से 6 टाइप के एबॉर्शन होते हैं जिनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन यानी सेल्फ एबॉर्शन या नेचुरल एबॉर्शन के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं इसके, उनको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर फर्स्ट है थ्रेटन्ड एबॉर्शन। थ्रेटन नाम से पता चल रहा है, थ्रेटन मतलब धमकी। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनविटेबल एबॉर्शन, उसके बाद कंप्लीट एबॉर्शन, उसके बाद इनकम्प्लीट एबॉर्शन, उसके बाद सेप्टिक एबॉर्शन, उसके बाद रिकरेंट एबॉर्शन और लास्टली और फाइनली मिस्ड एबॉर्शन। तो ये 5 से 6 टाइप के एबॉर्शन हैं जो कि अपन डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के सब टाइप्स होते हैं। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में के अंदर सब टाइप्स है थ्रेटन एबॉर्शन, इनविटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन, रिकरेंट एबॉर्शन या मिस्ड एबॉर्शन, जिसको साइलेंट मिसकैरेज भी बोला जाता है। यानी फर्स्ट टाइप का जो एबॉर्शन है उसको मिसकैरेज कहेंगे, नेचुरल एबॉर्शन कहेंगे, सेल्फ एबॉर्शन कहेंगे, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहेंगे या फिर ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमस एबॉर्शन अपन कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो 5 से 6 टाइप के एबॉर्शन होते हैं उनको अपन डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे थ्रेटन एबॉर्शन की, फिर कंटिन्यूसली 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका सेकंड जो पार्ट है उसको भी अपन लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो सेकंड टाइप का जो एबॉर्शन होता है दैट इज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। दैट इज इंड्यूस्ड एबॉर्शन जिसको प्लान्ड एबॉर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लान्ड एबॉर्शन कहेंगे। यानी इंड्यूस्ड एबॉर्शन यानी ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है, इसको प्लान करके करवाया जाता है, यानी इसको प्लान्ड एबॉर्शन कहते हैं क्योंकि इसको प्लान करके करवाया जाता है, इसको करवाया जाता है, ये होता नहीं है, इसको करवाया जाता है। इसके अंदर 2 टाइप के एबॉर्शन अपन पढ़ेंगे। लीगल एबॉर्शन जिसके अंदर MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि एक लीगली गवर्नमेंट से एक तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इसको करवाया जाता है। और दूसरा होता है इलीगल एबॉर्शन जिसको क्रिमिनल एबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से एबॉर्शन होता है, लीगल एबॉर्शन और इलीगल एबॉर्शन। लीगल एबॉर्शन के अंदर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर करवाया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली अपन MTP को पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड एबॉर्शन है इलीगल एबॉर्शन, इसको
बिना परमिशन के एक मतलब छिपा कर करवाया जाता है, पता नहीं चलने दिया जाता है, और पीछे पीछे एन बैकग्राउंड अबॉर्शन इसको अपन कह सकते हैं। तो क्रिमिनल अबॉर्शन होता है, क्योंकि बैकग्राउंड अबॉर्शन क्रिमिनली अबॉर्शन ही करवाते हैं, ठीक है। जो कि जो चाइल्ड है, गर्ल्स चाइल्ड है, उसका जो कन्या भ्रूण हत्या जो आपने पढ़ा होगा उसके रिगार्डेड ये होता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डेड काफ़ी सारे इम्प्रीजमेंट भी है, फाइन वगैरह भी है, इससे होता है। अगर ऐसा करते हैं तो डॉक्टर को भी और जो करवाता है उसको भी इम्प्रीजमेंट हो सकता है, वो कि अपन आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन स्पॉन्टेनियसली। जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है उसके वन बाय वन जो टाइप्स हैं, 5 से 6 टाइप हैं, उनको अपन डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की क्लासेज और यहाँ तक का जो क्लास आप पढ़ रहे हो, जो वीडियो आप देख रहे हो, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरीके से सेशन आपको अवेलेबल हो सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसके अंदर फर्स्ट टाइप है एबॉर्शन का, दैट इज थ्रेटन्ड एबॉर्शन। फर्स्ट टाइप है एबॉर्शन का, दैट इज थ्रेटन्ड एबॉर्शन। और उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, थ्रेटन्ड एबॉर्शन नाम से मीनिंग निकल रहा है, थ्रेटन यानी धमकी यहाँ पर मिली है, यानी ऐसा एबॉर्शन जो कि क्या हुआ है, हमें एक तरीके से धमकी के रूप में मिला है कि एबॉर्शन स्टार्ट हो गया है, अगर आपने थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा सा उसको मैनेज नहीं किया है, तो एबॉर्शन हो सकता है। और अगर आप थोड़ा सा भी उसके अंदर ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा सा भी अटेंशन दे लेते हैं, थोड़ा सा भी केयर कर लेते हैं, मैनेजमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। ध्यान रखें, नाम से मीनिंग निकल रहा है थ्रेटन्ड एबॉर्शन। थ्रेटन्ड एबॉर्शन यानी धमकी मिली है, अगर धमकी से आप सुधर गए तो प्रेगनेंसी को कंसीव किया जा सकता है। यानी थ्रेटन मतलब धमकी, क्या है, धमकी। अगर धमकी देने से ही लोग सुधर जाता है तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। यानी यहाँ पर धमकी आपको मिल गई है, यानी दिस टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, यानी आपको धमकी मिल चुकी है और इस टाइप का अबॉर्शन अभी स्टार्ट हो चुका है। और अगर स्टार्ट हो गया है और आप थोड़ा भी इसके रिगार्डेड मैनेजमेंट रखेंगे तो जो प्रेगनेंसी है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इसमें पॉसिबल होती हैं, याद रखें, कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इसके अंदर पॉसिबल होती है। किसके अंदर, थ्रेटन एबॉर्शन के अंदर, क्योंकि थ्रेटन एबॉर्शन के अंदर अभी एबॉर्शन स्टार्ट ही हुआ है, इनिशियल टाइमिंग है, और अगर आपने थोड़ा सा मैनेज कर लिया तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सकती है, प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन में की जा सकती हैं। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर द कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, प्रेगनेंसी का कंटिन्यूशन करना इसके अंदर संभव होता है, पॉसिबल होता है। इसके अंदर क्लिनिकली फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, लेडी को माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, यानी कि जो नैपकिन्स वगैरह होते हैं, पैड्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, स्पॉटिंग देखने को मिलेगी, यानी ब्लड देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट में देखने को नहीं मिलेगा, कुछ अमाउंट में ब्लड देखने को मिलेगा, नैपकिन्स वगैरह के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा, यानी माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। उसके अलावा डल पेन देखने को मिलेगा लोअर एब्डोमन के अंदर, जो लोअर एब्डोमन है लेडी का जो लोअर एब्डोमन है उसके अंदर डल पेन देखने को मिलेगा, ज़्यादा सीवियर पेन देखने को नहीं मिलेगा, एक लोअर अमाउंट में एक डल पेन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो सर्विक्स है वो क्लोज रहेगी, ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको यहीं से करना है। 3 पॉइंट मैं हर एबॉर्शन के अंदर शो करूंगा, जिसके अंदर आपको देखना है और समझने की कोशिश करना है। तो थ्रेटन्ड एबॉर्शन के अंदर क्या होगा, एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है लेकिन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, इस टाइप का एबॉर्शन है दैट नोन एज थ्रेटन्ड एबॉर्शन। और इस कंडीशन में थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना होगा। देखिए मैनेजमेंट क्या करोगे आप, वो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे मैंने आपको बता दिया कि माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, यानी स्पॉटिंग देखने को मिलेगी, डल पेन होगा, सर्वाइकल क्या होगी, सर्विक्स क्या होगी, क्लोज रहेगी, बंद रहेगी, ओपन नहीं होगी, ठीक है। आ गया समझ में थ्रेटन्ड एबॉर्शन। इसके रिगार्डेड मैनेजमेंट आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट और मेन काम बनता है आपका कि लेडी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट प्रोवाइड करना है, लेडी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट प्रोवाइड करना है और स्लीप प्रोवाइड करना है। रेस्ट एंड स्लीप आप लेडी को प्रोवाइड करेंगे, सबसे ज़्यादा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एबॉर्शन से बचना है तो लेडी को कहेंगे कि ज़्यादा आपको रेस्ट करना है, स्लीप लेना है। अगर लेडी को नींद नहीं आती है तो उसको सेडेटिव्स आप दे सकते हैं, नींद नहीं आती हैं तो सेडेटिव्स दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर परमिशन पे,
क्योंकि डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो केवल डॉक्टर से परमिशन लेके भाई जितनी डोज वो बताए उतनी ही आपको लेनी है। तो बेसिकली नॉर्मली अपन कहें तो 5 mg BD के अकॉर्डिंग ये डोज दी जाती हैं, ओरली दी जाती है। याद रखिए ओरली दी जाती है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए डॉक्टर जब तक नहीं कहे अपने आप से नहीं लेना है, ठीक है। तो ध्यान रहे रेस्ट और स्लीप सबसे मेन है यहाँ पर। अगर थ्रेटन एबॉर्शन हुआ है और आप लेडी से कहेंगे कि आपको ज़्यादा अमाउंट में रेस्ट और स्लीप करना है, आराम आपको करना है, तो हो सकता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। उसके अलावा अगर थ्रेटन एबॉर्शन हुआ है तो कोइटस एक्टिविटी को भी आपको अवॉइड करना है। क्या करना है, जो कोइटस एक्टिविटी है, जो सेक्सुअली एक्टिविटी है, उसको भी आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। कोइटस एक्टिविटी को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, याद रखें। उसके अलावा अवॉइड हैवी वर्क, ज़्यादा काम करने को भी आप अवॉइड करेंगे। अवॉइड हैवी वर्क, आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना है। अवॉइड हैवी वर्क, ज़्यादा काम भी आपको नहीं करना है। वेट लिफ्ट भी नहीं करना है, ज़्यादा वेट भी आपको लिफ्ट नहीं करना है, ज़्यादा वेट भी आपको लिफ्टिंग नहीं करना है, ज़्यादा वजन भी आपको नहीं उठाना है, ठीक है। उसके अलावा आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डेड लेडी को कहना है कि आपको रेफ़र मैं कर रहा हूँ, रेफ़र मैं आपको बना रहा हूँ, और आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CSC पर जाकर एक बार इन्वेस्टिगेशन करवा ले। और ध्यान रहे आपको आराम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी है, और अवॉइड करना है हैवी वर्क और वेट लिफ्टिंग वर्क, ठीक है। उसके अलावा आप पेशेंट से कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिएगा, और इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर ही उसको रेफ़र बनाया जा सकता है, रेफ़र आप बना सकते हो। एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको वहाँ पर बतानी होगी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। क्या कहेंगे लेडी से कि अभी केवल जो अबॉर्शन है वो स्टार्ट हुआ है। अगर लेडी कंप्लेन करते हुए आती है आपके पास और उससे कहेंगे कि अभी अबॉर्शन स्टार्ट हुआ है लेकिन आपके प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट रखना है। क्या मैनेजमेंट रखना है कि आपको आराम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, रेस्ट और स्लीप आपको लेनी है। अगर नींद नहीं आती है तो फिर आपको उसको जो सेडेटिव्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, डाइजेपाम लोराजिपाम जो आती हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सेक्सुअली एक्टिविटीज़ को आपको अवॉइड करना है और ज़्यादा काम आपको नहीं करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग भी आपको नहीं करनी है, हैवी वर्क भी आपको नहीं करना है। ये नॉर्मली एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, और अगर आपको लगता है तो फिर उसको रेफर बनाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया जा सकता है ताकि वहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसका मैनेजमेंट किया जा सके। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है जो थ्रेटन एबॉर्शन है उसके रिगार्डेड आपको सारे क्वेश्चन सारे जवाब मिल गए होंगे और थ्रेटन एबॉर्शन आपके दिमाग में भेजे में घुस गया होगा। क्या पढ़ा है थ्रेटन एबॉर्शन में? सर हमने पढ़ा है कि थ्रेटन एबॉर्शन में एबॉर्शन स्टार्ट हो गया है लेकिन एबॉर्शन कंप्लीटली नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना होगा, प्रेग्नेंट लेडी को आराम देना होगा, रेस्ट एंड स्लीप प्रोवाइड करनी होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी होगी, हैवी वर्क अवॉइड करना होगा, और उसके रिगार्डेड जो मैनिफेस्टेशन थे वो अपन ने देखे कि स्पॉटिंग देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग कम देखने को मिलेगी, डल पेन देखने को मिलेगा, सर्वाइकल जो सर्विक्स है वो क्लोज्ड रहेगी। ये अपने कहाँ पढ़ा है? थ्रेटन एबॉर्शन में। आई थिंक वो आपको क्लियरली अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अबॉर्शन, सेकेंड टाइप का अबॉर्शन, दैट इज इनविटेबल अबॉर्शन। नाम से मीनिंग निकल रहा है इनविटेबल, यानी ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। विटेबल, इनविटेबल यानी वापस से दोहराया नहीं जा सकता है, वापस से किया नहीं जा सकता है, वापस से कंटिन्यू नहीं हो सकता है। यानी ऐसी कंडीशन में अपन नॉर्मली कह सकते हैं कि एबॉर्शन इस लेवल तक पहुंच गया है कि अब प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं की जा सकती है। केवल और केवल अब एक ही उपाय है कि प्रेगनेंसी जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट अंदर बचा हुआ है यूट्रस के अंदर उसको भी एक्सपेल्ड आउट करवाना होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इसके अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जाता। तो इनविटेबल एबॉर्शन के अंदर देखिए क्या क्या है। टाइप ऑफ अबॉर्शन, दिस टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। थ्रेटन एबॉर्शन में कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल थी, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है क्योंकि द प्रोसेस रीच अप टू हाई लेवल नॉट पॉसिबल द कंटिन्यूशन, क्योंकि जो एबॉर्शन की प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पर पहुंच गई है, एक हाई लेवल पर पहुंच गई है, वहां तक पहुंच गई है कि अब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी
कंडीशन में या कंसेप्चुअल जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल डेड हो चुका है, ऐसी कह सकते हैं अपन, और ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कहते हैं इनविटेबल एबॉर्शन के अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एबॉर्शन इस लेवल पर पहुंच गया है कि अब प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा सर? यहाँ पर देखने को मिलेगा मोर वेजाइनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग देखने को ज़्यादा मिलेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा पेन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, जो लोअर एब्डोमन है उसके अंदर पेन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा सर्विक्स भी ओपन देखने को मिलेगी। तो देखिए क्या डिफरेंस रहा है। आपको मैंने कहा था कि दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस रहेगा। देखिए थ्रेटन्ड एबॉर्शन के अंदर माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिली थी, यानी स्पॉटिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर मोर वेजाइनल ब्लीडिंग, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा डल पेन यहाँ पर देखने को मिला था, थ्रेटन्ड एबॉर्शन के अंदर डल पेन देखने को मिला था, और यहाँ पर इनविटेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा थ्रेटन्ड एबॉर्शन के अंदर सर्वाइकल जो सर्विक्स थी वो क्लोज थी, लेकिन यहाँ पर सर्विक्स हैं वो कैसी हो गई हैं? ओपन है। सर्विक्स कैसी हैं? ओपन हैं। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इनविटेबल एबॉर्शन के अंदर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। एबॉर्शन इस लेवल पर पहुंच गया है कि अब कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ज़्यादा पेन होगा। उसके अलावा वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। जो सर्विक्स है वो कैसी रहेगी? ओपन रहेगी। और इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन में हम मैनेजमेंट के तौर पर क्या करेंगे? डायरेक्टली आपका काम बनेगा कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करो। मैनेजमेंट सिंपल सी बात है, अगर एबॉर्शन इस लेवल पर पहुंच गया है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन हो ही नहीं रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली आपका काम रहेगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होगा। प्रेगनेंसी को क्या करना होगा? टर्मिनेट करना होगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन आपके पास हो जाएगी। कि अगर प्रेगनेंसी 20 वीक के पहले की है, यानी एबॉर्शन कब हो गया है? 20 वीक से पहले ही अबॉर्शन हो गया है, यानी बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन अबॉर्शन हो गया है, तो सिंपल सी आपको प्रोसीजर काम में लेनी है D&C। क्या प्रोसीजर काम में लेना है? D&C, जिसको डायलेशन और कर्टेज बोला जाता है। डायलेशन और कर्टेज के थ्रू आपको जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट अंदर हैं, जो भी फीटस अंदर हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन अंदर हैं, उसको क्या कर देना है? आपको डायलेट करके डायलेशन और कर्टेज प्रोसीजर से बाहर निकाल देना है। अगर कंडीशन सेकंड कंडीशन है, अगर फर्स्ट कंडीशन है कि बिफोर 12 वीक, यानी 12 वीक से पहले अगर एबॉर्शन होता है, 12 वीक से पहले अगर एबॉर्शन होता है, तो उस कंडीशन में D&C प्रोसीजर को काम में लेंगे। लेकिन अगर आफ्टर 12 वीक, 12 वीक के बाद अगर एबॉर्शन होता है, 12 वीक के बाद अगर एबॉर्शन होता है, तो D&C बाद में लेंगे आप काम में, क्योंकि यहाँ पर पहले आप पेशेंट को इंजेक्शन लगाएंगे ऑक्सीटोसिन का। पहले इंजेक्शन लगाएंगे ऑक्सीटोसिन का। अब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आप लगाएंगे 10 यूनिट लगाएंगे। कितने यूनिट लगाएंगे? 10 यूनिट इंजेक्शन आप लगाएंगे। 500 ml NS के अंदर लगाएंगे। 500 ml NS के अंदर 10 यूनिट डाल के ऑक्सीटोसिन का स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट करने के बाद इसको फॉलोड करते हुए फिर आप D&C को काम में लेंगे, यानी डायलेशन और कर्टेज को काम में लेंगे। तो दो कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। अगर इनविटेबल एबॉर्शन हुआ है, तो इनविटेबल एबॉर्शन के अंदर दो कंडीशन आपको हो जाएगी मैनेजमेंट के रिगार्डेड। पहली कंडीशन ये होगी कि अगर एबॉर्शन कब हुआ है? 12 वीक से पहले हुआ है। अगर एबॉर्शन 12 वीक से पहले हुआ है, तो वहाँ पर प्रोसीजर आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं D&C, डायलेशन और कर्टेज। लेकिन अगर एबॉर्शन आफ्टर 12 वीक हुआ है, यानी 12 वीक के बाद एबॉर्शन हुआ है, तो पहला काम आपका बनता है कि ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर देनी है 500 ml NS या RL के अंदर 10 यूनिट डाल के, और 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट के अकॉर्डिंग दे देना है। 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट के अकॉर्डिंग पेशेंट को देना है। उसको फॉलोड करते हुए आपको D&C प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ करना है, और जो भी प्रोडक्ट बचा हुआ है, रिमेन है, उसको भी आप डायलेशन एंड कर्टेज करके बाहर निकाल देंगे, एक्सपेल्ड आउट कर देंगे। आई थिंक
आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोनों कंडीशन में मैंने बता दिया है कि अगर 12 वीक की हैं प्रेगनेंसी तो क्या करेंगे, डी एंड सी करेंगे, या 12 वीक के बाद की हैं तो पहले ऑक्सीटोसिन देंगे, उसके बाद आप डी एंड सी करेंगे। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के एबॉर्शन अपन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का एबॉर्शन है दैट इज कंप्लीट एबॉर्शन। नेक्स्ट टाइप एबॉर्शन है दैट इज कंप्लीट एबॉर्शन, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट मतलब जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट था वो सारा का सारा ही क्या हो गया है, एक्सपेल्ड आउट हो गया है। सारा का सारा यानी एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड आउट थ्रू द वेजाइना। साफ लिखा हुआ है, एंटायर मतलब पूरा का पूरा, एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड आउट थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू जितना भी प्रोडक्ट कंसेप्चुअल प्रोडक्ट था वो सारा का सारा क्या हो गया है, एक्सपेल्ड आउट हो गया है, बाहर निकल गया है। उस कंडीशन को बोला जाता है कंप्लीट एबॉर्शन। क्या बोला जाता है, कंप्लीट एबॉर्शन बोला जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, लेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग भी बहुत कम देखने को मिलेगी, पेन भी कम देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन के अंदर भी कम देखने को मिलेगा, और सर्विक्स हैं वो भी क्लोज्ड देखने को मिलेगी। देखिए वापस से वही साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर हो गए हैं, वापस से वही क्लिनिकल फीचर यहाँ पर हो गए जो थ्रेटन के अंदर थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट था वो कंप्लीटली एक्सपेल्ड आउट हो चुका है, और ये लेडी को भी पता है, ये लेडी को भी पता है, यानी लेडी इस बात से अवेयर है कि जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट था वो अबॉर्ट हो चुका है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। कंप्लीट एबॉर्शन का मीन्स यही है, एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड आउट थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू सारा प्रोडक्ट बाहर निकल गया है। उसके अलावा जो क्लिनिकल फीचर हुआ है, उसके अंदर लेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, लेस पेन होगा, और सर्विक्स इज क्लोज्ड होगी। और ऐसी कंडीशन में आप मैनेजमेंट करेंगे इसका, ऐसी कंडीशन में आप मैनेजमेंट करेंगे तो सिंपल सा मैनेजमेंट है इसका, एग्जामिनेशन करेंगे आप, एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस, एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस, जो कि यूएसजी यानी सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी वहाँ पर करेंगे। अब एज अ फैसिलिटी आपके पास होगी नहीं, सीएचओ एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हो, और आप एज अ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हो यानी सब सेंटर पर हो, तो वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होगी। तो फिर ऐसी कंडीशन में पेशेंट से कहा जाएगा कि आप एक बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पर एक बार इन्वेस्टिगेशन करवा ले इसके रिगार्डेड, एक बार सोनोग्राफी आप करवा ले, यूएसजी करवा ले, जिससे फाइंड आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। अगर फिर भी रिमेनिंग है, अगर फिर भी किसी भी कंडीशन, बाकी वैसे तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी रिमेंस है, तो फिर यहाँ पर डी एंड सी प्रोसीजर यूज करेंगे, और रिमेनिंग जो भी पोर्शन है उसको क्या कर देंगे, रिमेनिंग जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एबॉर्शन। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट एबॉर्शन क्या होगा, और इसका मैनेजमेंट हमने देख लिया, क्लिनिकल फीचर हमने देख लिया। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से भेजे में घुस गया होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट एबॉर्शन। फोर्थ टाइप का एबॉर्शन है दैट इज इनकम्प्लीट एबॉर्शन, और कंप्लीट एबॉर्शन का जस्ट ये अपोजिट मान सकते हैं या उसी से सिमिलर अपन इसको मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करता हूं मैं इसको समझाने की, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से सेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे। देखिए नेक्स्ट टाइप का एबॉर्शन है दैट इज इनकम्प्लीट एबॉर्शन। नाम से मीनिंग निकल रहा है, मैंने हर वर्ड के अंदर, हर एबॉर्शन के अंदर कहा है कि नाम से आपको एबॉर्शन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, मतलब कि एबॉर्शन तो हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट में क्या कहा था कि जितना प्रोडक्ट अंदर था वो सारा का सारा बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट है, मतलब आधा प्रोडक्ट तो बाहर चला गया, आधा प्रोडक्ट अभी यूट्रस के अंदर बचा हुआ है। ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम प्रोडक्ट एक्सपेल्ड आउट थ्रू द वेजाइना, कुछ प्रोडक्ट है जो कि वेजाइना के थ्रू क्या हो गया है, एक्सपेल्ड आउट हो गया है, एंड सम प्रोडक्ट रिमेन्स इनसाइड द यूट्रस, लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जो कि यूट्रस के अंदर भी बचा हुआ है। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कुछ प्रोडक्ट है जो कि एक्सपेल्ड आउट हो गया है वेजाइना के थ्रू, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि अभी भी यूट्रस के अंदर बचा हुआ है। ऐसी कंडीशन को और ऐसे एबॉर्शन को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं
किसके अंदर, इसके अंदर जो क्लिनिकली फीचर्स होंगे वो क्या होंगे। इसको मोस्ट कॉमन एबॉर्शन माना गया है, क्योंकि जनरली जो कॉमनली एबॉर्शन होता है वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन ही होता है। आधा प्रोडक्ट निकल जाता है, आधा प्रोडक्ट अंदर है, और लेडी परेशान रहती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर जाती हैं, फिर पता चल जाता है कि हाँ एबॉर्शन स्टार्ट हो गया है, फिर उसके अंदर ऑक्सीटोसिन वगैरह मेडिसिन वगैरह देकर उसको भी एक्सपेल्ड आउट करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्लिनिकल फीचर क्या होगा, मोर ब्लीडिंग होगी, क्योंकि अभी आधा प्रोडक्ट निकला है, आधा प्रोडक्ट अंदर है, तो वो भी तो निकलेगा, इसलिए ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। उसके अलावा पेन भी ज़्यादा होगा, उसके अलावा सर्विक्स भी क्या होगी, ओपन रहेगी। कंप्लीट में तो क्या होगा, सब कुछ निकल गया, सब कुछ बाहर चला गया, तो उसके रिगार्डेड वहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स लगते हैं। यहाँ पर अभी आधा प्रोडक्ट अंदर है, आधा प्रोडक्ट बाहर चला गया, तो जो रिमेनिंग अंदर बचा हुआ है वो भी बाहर निकलेगा, तो उसके रिगार्डेड जो क्लिनिकल फीचर है वो सीवियर रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर पेन भी ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग भी ज़्यादा रहेगी, और सर्विक्स भी कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके रिगार्डेड मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसके रिगार्डेड मैनेजमेंट सिंपल है सर, इसके रिगार्डेड मैनेजमेंट ज़्यादा कुछ करना नहीं है सर। एग्जामिन करो यानी यूएसजी सोनोग्राफी वगैरह आप करवा चाहे तो करवा लो, अदरवाइज एग्जामिन करो, और एग्जामिन करने के बाद वहाँ पर D&C प्रोसीजर काम में ले लो, यानी एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस का एग्जामिनेशन करेंगे। आप USG करवा सकते हैं, फर्दरली पेशेंट से कह सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए और एक बार सोनोग्राफी आप करवा सकते हैं। सोनोग्राफी करवाने के बाद आप अगर आपको लग रहा है कि इनकम्प्लीट है, तो फिर वहाँ पर D&C प्रोसीजर काम में लेना है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या होता है। तो अभी तक जो एबॉर्शन हमने पढ़े अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट एबॉर्शन है, नेक्स्ट टाइप का अबॉर्शन है दैट इज रिकरेंट अबॉर्शन। नेक्स्ट टाइप का अबॉर्शन है दैट इज रिकरेंट अबॉर्शन और हैबिचुअल अबॉर्शन। देखिए यहाँ पर नाम से मीनिंग निकल रहा है, नाम से मीनिंग निकालो। रिकरेंट अबॉर्शन यानी बार बार जो अबॉर्शन हो रहा है उसको रिकरेंट अबॉर्शन कहेंगे, और हैबिचुअल अबॉर्शन यानी बार बार आदत हो गई है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो आदत हो गई है, इसलिए इसको हैबिचुअल अबॉर्शन भी कहते हैं। यानी रिकरेंट अबॉर्शन मीन्स कंटिन्यू 3 to more अबॉर्शन, यानी बार बार अबॉर्शन हो रहा है, 3 से ज़्यादा बार अबॉर्शन हो गए हैं, कंटिन्यू 3 से ज़्यादा बार अबॉर्शन हो गए हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, रिकरेंट अबॉर्शन कहेंगे या हैबिचुअल अबॉर्शन कहेंगे। आई थिंक क्लियरली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे सर इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसमें तो ऑटोमेटिकली अबॉर्शन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली अबॉर्शन हो रहा है तो आगे नेक्स्ट अबॉर्शन नहीं हो उसके रिगार्डेड आप यहाँ पर छोटा सा प्रोसीजर काम में लोगे। यहाँ पर एक सर्कलेज ऑपरेशन होता है, वो आप करवा सकते हैं। क्या सर्कलेज ऑपरेशन होता है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक बार इसको देखते हैं। कौन सा ऑपरेशन करेंगे मैनेजमेंट के रिगार्डेड, सर्कलेज ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, सर्कलेज ऑपरेशन। ये क्या होता है सर, इसके अंदर क्या होता है, जो सर्विक्स है उसके अंदर सूचरिंग कर दी जाती है, सर्विक्स है उसकी सूचरिंग कर दी जाती है, यानी सर्विक्स को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। यानी अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जो सर्विक्स हैं उसको सूचरिंग कर दी जाती है, यानी क्लोज कर दिया जाता है, ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकले। और एट द टाइम जब डिलीवरी की जाती है, जब डिलीवरी की जाती है, यानी टर्म डिलीवरी की जाती है, 37 वीक के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उन सूचर्स को हटा दिया जाता है और डिलीवरी करवा दी जाती है। एक नॉर्मली अपन ने कहे तो सर्कलेज ऑपरेशन इसीलिए यहाँ पर करवाया जाता है। बाकी इसके रिगार्डेड सर्कलेज ऑपरेशन के अलावा भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैकडोनाल्ड ऑपरेशंस होते हैं, जो कि अपन फर्दरली आगे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स हमें देखनी नहीं है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रिकरेंट अबॉर्शन का मैनेजमेंट क्या करेंगे, सर्कलेज ऑपरेशन करेंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कंपिटिटिव एग्जाम्स में, सर्कलेज ऑपरेशन क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, या फिर वहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि रिकरेंट अबॉर्शन के मैनेजमेंट के लिए इसको काम में लिया जाता है। क्या करते हैं सर, सर्विक्स को सूचरिंग कर दी जाती हैं, सर्विक्स को क्लोज कर दिया जाता है, और जब डिलीवरी का टाइम होता है तो उसको ओपन कर दिया जाता है, जिससे डिलीवरी आसानी से हो जाती है। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप का अबॉर्शन है दैट इज सेप्टिक अबॉर्शन, जो कि नाम से पता चल रहा होगा आपको, सेप्टिक अबॉर्शन।
देखिए सेप्टिक अबॉर्शन, और ये भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सेप्टिक अबॉर्शन मतलब इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन होने के कारण से अबॉर्शन हुआ है। मैंने बताया था कोजेज के अंदर कहा था कि इन्फेक्शन के कारण से भी अबॉर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के कारण से अगर अबॉर्शन होता है, इन्फेक्शन होने के कारण अगर अबॉर्शन होता है, दैट अबॉर्शन इज नोन एज ए सेप्टिक अबॉर्शन। ठीक है, याद रखें यहाँ पर क्लिनिकली फीचर्स क्या क्या होंगे, यहाँ पर क्लिनिकली फीचर्स होंगे, फीवर आएगा, पेशेंट हैं यानी प्रेग्नेंट लेडी हैं जिसका अबॉर्शन हुआ है उसको फीवर आएगा, और फीवर कितना आएगा, ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर ये होगा। ठीक है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड टाइप का उसका फीवर आएगा, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में उसका फीवर आएगा, यानी इससे भी ज़्यादा फीवर उसको आएगा। तो फीवर आएगा उसको, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, और ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, यानी जो भी डिस्चार्ज होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, उसके अंदर क्या आएगी, ओडर आएगी, उसके अंदर बदबू आएगी। ठीक है, यानी पुरुलेंट डिस्चार्ज या ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज वहाँ पर होगा। ये क्लिनिकली फीचर्स वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या होगा, ये क्लिनिकल फीचर्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट के रिगार्डेड आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मैनेजमेंट के रिगार्डेड जो भी प्रोडक्ट हैं उसको आप क्या करेंगे, एक्सपेल्ड आउट करेंगे, यानी एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हैं उसको एक्सपल्सन आप करवा देंगे, यानी एक्सपेल्ड आउट करेंगे प्रोडक्ट को। और ज़रूरत पड़ी तो D&C भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, D&C भी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे आप लेडी को, क्यों प्रोवाइड करेंगे, कि सर उसको इन्फेक्शन है, क्योंकि उस सर कंडीशन में वहाँ पर इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो प्रोवाइड करेंगे आप पेनिसिलिन। क्या प्रोवाइड करेंगे, जस्ट अ मिनट, पेनिसिलिन। क्या प्रोवाइड करेंगे, पेनिसिलिन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जेंटामाइसिन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जेंटामाइसिन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा सेप्ट्रियाजोन, उसके अलावा आप सेप्ट्रियाजोन उसको स्टार्ट करवा सकते हो, जिसको मोनोसेप कहते हैं, मोनोसेप आप पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हो। ये सारे मेडिसिन पेशेंट को आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अलावा अगर एनएरोबिक इन्फेक्शन है तो मेट्रोनिडाजोल आप प्रोवाइड कर सकते हो। एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या है, अगर एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन आप प्रोवाइड करवा सकते हो। कि क्या, मेट्रोनिडाजोल या फिर क्लिंडामाइसिन मेडिसिन से आप प्रोवाइड करवा सकते हो। कब, जब आपको सेप्टिक अबॉर्शन लगता है। अगर पेशेंट के अंदर, लेडी के अंदर सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है तो ये सारे मेडिसिन आप वहाँ प्रोवाइड करवा सकते हो। क्या क्या, पेनिसिलिन प्रोवाइड करवा सकते हो, जेंटामाइसिन प्रोवाइड करवा सकते हो, सेप्ट्राजोन या मोनोसेप प्रोवाइड करवा सकते हो, मेट्रोनिडाजोल या फिर क्लिंडामाइसिन ये आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो आई थिंक यहाँ तक आपको जितने भी अभी तक हमने अबॉर्शन पढ़े हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी अच्छी तरीके से भेजे में घुस गए होंगे, दिमाग में घुस गए होंगे, याद हो गए होंगे। अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का अबॉर्शन, दैट इज मिस्ड अबॉर्शन और साइलेंट अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन को साइलेंट अबॉर्शन कहा जाता है। मिस्ड अबॉर्शन और साइलेंट अबॉर्शन, इस कंडीशन में क्या होता है, लेडी को खुद को पता नहीं होता है कि अबॉर्शन हो गया है, लेडी को खुद को पता नहीं होता है कि अबॉर्शन हो गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इज कंप्लीटेड, एबॉर्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। फीटस इज डेड, फीटस भी डेड हो चुका है। एंड फीटस रिमेन इनसाइड द यूट्रस, लेकिन जो फीटस हैं वो अभी भी यूट्रस के अंदर हैं। मदर इज अनअवेयर अबाउट द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन। देखिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि मिस्ड अबॉर्शन और साइलेंट अबॉर्शन में ऐसा होता है कि जो लेडी हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पता नहीं चलता है कि उसका अबॉर्शन हो गया है, लेकिन अभी भी फीटस उसके यूट्रस के अंदर ही रहता है। यानी प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इज कंप्लीटेड, अबॉर्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। फीटस डेड हो चुका है, फीटस मर चुका है, लेकिन फीटस रिमेन इनसाइड द यूट्रस, फीटस यूट्रस के अंदर ही हैं। और साथ ही जो मदर हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं,
वो उसके बारे में अनअवेयर हैं, उसके बारे में उसको पता नहीं है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है कि एबॉर्शन हो चुका है। ऐसी कंडीशन में जो एबॉर्शन होता है या ऐसा जो अबॉर्शन रहता है वही होता है मिस्ड एबॉर्शन और साइलेंट एबॉर्शन। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। साइलेंट मतलब जो भी हुआ है वो साइलेंट है, अभी किसी को पता नहीं है कि एबॉर्शन हो चुका है, लेडी को स्पेशली पता नहीं होता है, लेकिन जो उसका फीटस होता है वो डेड हो चुका होता है क्योंकि उसके अंदर एबॉर्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होती हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकली फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो उसके अंदर क्लिनिकली फीचर्स देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो क्लिनिकली फीचर देखने को मिलेंगे वो उसके अंदर होगा नो एविडेंस ऑफ फंडल हाइट, क्योंकि बार बार विजिट करने के लिए इसलिए बोला जाता है, प्रेग्नेंट लेडी हैं बार बार विजिट के लिए इसलिए बोला जाता है कि उसकी फंडल हाइट को देखा जाता है। फंडल हाइट टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है, घटती जाती है, बढ़ती जाती है, आप सबको पता है। पहले अम्लाइक, फिर अम्लाइकस से बढ़ जाता है, फिर जीपोइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है। यानी फंडल हाइट है उसमें किसी भी टाइप का कोई इंक्रीजमेंट नहीं आता है अगर उसका चेकअप करवाया जाता है फंडल हाइट का। उसके अलावा फीटल हार्ट साउंड भी एब्सेंट रहता है, फीटल हार्ट साउंड भी सुनाई नहीं देता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के जितने भी साइन एंड सिम्टम है वो सबसाइड हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जो भी साइन एंड सिम्टम है वो भी सबसाइड हो जाते हैं, जिसके नोजिया वोमिटिंग वगैरह होती है वो सब भी सबसाइड होने लग जाते हैं। उसके अलावा नो वेट गेन नहीं होता है, फीमेल का कोई वेट गेन नहीं होता है क्योंकि फीटस तो डेड हो चुका है, प्रेगनेंसी का कोई ऐसा है ही नहीं, तो फिर वेट गेन भी नहीं होता है। उसके अलावा नो एक्टिव फीटल मोमेंट, फीटल हार्ट साउंड ही नहीं है तो फीटल मोमेंट भी यहाँ पर नहीं होता है। तो ये बेसिकली कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं मिस्ड एबॉर्शन के अंदर या साइलेंट एबॉर्शन के अंदर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब ऐसी कंडीशन में मैनेजमेंट क्या करेंगे सर, सिंपल सी इसके अंदर सिंपल सा मैनेजमेंट है। लेडी जाएगी, चेकअप करवाएगी, पता चल गया कि हाँ मिस्ड एबॉर्शन है, एबॉर्शन हो चुका है, तो फिर सीधा सा और सिंपल सा काम है, जो भी फीटस हैं उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको रिमूवल कर दिया जाएगा थ्रू द वेजाइना के थ्रू भी करवाया जा सकता है, या फिर सी सेक्शन के थ्रू भी करवाया जा सकता है, या फिर DNC के थ्रू भी करवाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है फीमेल की और फीटस के। ठीक है, आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्टली अबॉर्शन है, दैट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जो कि सेकंड टाइप का अबॉर्शन है। सेकेंड टाइप का अबॉर्शन है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इसको प्लान्ड अबॉर्शन कहा जाता है क्योंकि इसको प्लान करके करवाया जाता है। प्लान्ड अबॉर्शन या प्लान्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लान्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कह सकते हैं क्योंकि इसको प्लान करके करवाया जाता है। इसके मेथड्स की अपन बात करें तो दो टाइप से ये करवाए जाते हैं, एक तो लीगली करवाया जाता है, एक इलीगल करवाया जाता है। एक तो लीगल एबॉर्शन होता है, दूसरा इलीगल एबॉर्शन होता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। दोनों टाइप के एबॉर्शन को डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा इंड्यूस्ड अबॉर्शन के अंदर दो मेथड्स काम में लिए जाता है। किस किस मेथड से इंड्यूस्ड अबॉर्शन करवाया जा सकता है, तो बेसिकली दो मेथड्स काम में लिए जाते हैं जो कि इस तरीके से हैं। इट कैन बी 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड एबॉर्शन दो तरीके से करवाए जा सकते हैं। पहला तरीका मेडिकल मेथड, यानी मेडिसिन देकर, मेडिकेशन प्रोवाइड कर अलग अलग तरीके की मेडिसिन, हार्मोनल मेडिसिन देकर भी एबॉर्शन करवाया जा सकता है। और अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो फिर सर्जिकली मेथड्स भी काम में लिया जाता है। और सर्जिकली मेथड्स के अंदर सिंपल सी बात है, दो प्रोसीजर आते हैं यहाँ पर। एक तो ट्यूबेक्टोमी होता है, एक वेसेक्टोमी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी वो तो लाइगेशन होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। यहाँ पर अपन एबॉर्शन करवा रहे हैं तो दो तरीके से करवाएंगे, यहाँ पर दो तरीके से एबॉर्शन करवाएंगे। मेडिकल यानी मेडिसिन देकर, दूसरा सर्जिकल यानी सर्जिकली इंसिजन लगाया, रिमूवल कर दिया, सी सेक्शन वगैरह करके इस तरीके से करवाया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से, इसमें कपल का भी एग्रीमेंट होना चाहिए, कपल भी इसके अंदर एग्री होना चाहिए, एक ही नहीं दोनों कपल्स इसके अंदर एग्री होना चाहिए। बेसिकली जो फीमेल हैं वो एग्री होना चाहिए। तो इन सबको अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के रिगार्डेड। और इस सेशन को यहाँ तक हम फिनिश करेंगे क्योंकि सेशन के अंदर काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। तो एबॉर्शन के रिगार्डेड इस सेशन को अपन ने कंप्लीट किया है। एबॉर्शन क्या होता है, एबॉर्शन के रिगार्डेड हमने देखा, एबॉर्शन के क्या क्या कॉजेज होते हैं वो हमने देखा, एबॉर्शन के टाइप्स हमने देखे वो हमने देखे, और एबॉर्शन के पर्टिकुलर टाइप के अंदर एबॉर्शन क्या क्या होता है, उनके अंदर पर्टिकुलर एबॉर्शन के अंदर
जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, उनके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको डेली अप टू डेट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।